हेलो एवरीवन एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशिएशन को स्टार्ट किया था और पार्शियल डिफरेंशिएशन में लास्ट हमने पार्शियल इलास्टिसिटी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो फिफ्थ पोर्शन तक हमने डिस्कशन किया था। ये पार्शियल इलास्टिसिटी का या पार्शियल डिफरेंशिएशन का 6th पार्ट है, ठीक है ना। अभी भी हमारा एक्सरसाइज 8.2 मेहता मंदानी का हम लोग उसी को सॉल्व कर रहे हैं। आज एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 इसी बुक का है, मेहता मंदानी का, और एग्जामिनेशन में जनरली पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके बाद कुछ बचे हुए क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे, 7 और 8, 7 नंबर या फिर कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन को आप देखो क्या है। आपको दो डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, एक x1 वस्तु का और एक x2 वस्तु का। अब डिमांड फंक्शन है तो डिमांड x1 का p1 पे भी डिपेंड करेगा, p2 का भी, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि हम यहाँ पे नेचर ऑफ कमोडिटीज भी निकालते हैं। और बेसिकली जब हम लोग पार्शियल इलास्टिसिटी का डिस्कशन कर रहे हैं तो वहां पे जनरली रिलेटिव गुड्स को हम लोग लेते हैं। रिलेटिव गुड्स बोलने का मतलब क्या? वैसा वस्तु जिसका डिमांड उसके प्राइस पे तो निर्भर करता ही करता है, बट दूसरे के प्राइस पे भी निर्भर करता है। तो आप देखिए x1 का जब आप फंक्शन देखेंगे तो p1 भी आपको दिखेगा और p2 भी दिखेगा। इसी तरह का जब आप x2 का देखेंगे तो p2 भी दिखेगा आपको और p1 भी दिखेगा, ठीक है ना। एक सेकंड आप रुकेंगे, ये 21 p1 है तो इसको थोड़ा सा करेक्शन आप कर लेंगे। ये हमारा दो डिमांड फंक्शन दो वस्तु का दिया गया है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सो दैट डायरेक्ट पार्शियल इलास्टिसिटी, ध्यान से देखना है, सो दैट डायरेक्ट पार्शियल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइसेस, ठीक है ना। मतलब क्या दिखाना है आपको कि जो डायरेक्ट पार्शियल इलास्टिसिटी है ना, डायरेक्ट पार्शियल इलास्टिसिटी बोलने का मतलब क्या, E11 और E22, ठीक है ना। तो E11 और E22 दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइसेस। मतलब जब इसका वैल्यू आएगा ना तो यहाँ पे P1 या फिर P2 नहीं होना चाहिए, इसी तरीके से यहाँ पे P1 या P2 नहीं होना चाहिए। तो पहला बात तो आपसे ये बोला जा रहा है, while क्रॉस पार्शियल आर डिटरमाइंड इन साइन by constant A12 and A21। और बोला जा रहा है आप जब क्रॉस पार्शियल को निकालेंगे ना तो क्रॉस पार्शियल बेसिकली बोलने का मतलब क्या, E12 और E21। तो जब आप क्रॉस पार्शियल निकालेंगे तो वो डिपेंड करेगा किस नेचर का है, किस पे, तो A12 और A21 पे डिपेंड करेगा। बेसिकली A12 के आगे क्या लगा हुआ है और A21 के आगे क्या लगा हुआ है, इस पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग निकालते हैं, प्रूफ करते हैं। यहाँ पे चीजों को हम क्या करेंगे कि दोनों को नहीं निकालना है, हमें सिर्फ एक डायरेक्ट पार्शियल इलास्टिसिटी कोई सा भी निकालना है। E11 चाहे तो आप निकालो, चाहे तो आप E22 का वैल्यू निकालो। इसी तरह से आप किसी एक क्रॉस पार्शियल इलास्टिसिटी का, देखिए ऑफिशियली जब हम बनाएंगे एग्जामिनेशन में तो चारों का निकालेंगे, बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लोग सिर्फ किसी एक डायरेक्ट पार्शियल इलास्टिसिटी का वैल्यू निकालेंगे और किसी एक क्रॉस पार्शियल इलास्टिसिटी का वैल्यू निकालेंगे। फिर जो प्रूफ करने बोला जा रहा है उसमें देखेंगे हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा होगा तो हम बोलेंगे कि ये सारे क्रॉस पार्शियल इलास्टिसिटी और सारे डायरेक्ट पार्शियल इलास्टिसिटी के लिए लागू होगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग फॉर्मूला पहले लिखते हैं। तो पहले हम लोग डायरेक्ट पार्शियल इलास्टिसिटी में जो प्रूफ करना है उसको देखते हैं। तो हम लोग पहले निकालते हैं E11 का वैल्यू। तो बताइए E11 का वैल्यू क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था E11, इसका मतलब पहला 1 है, मतलब x1 का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, बाद में क्या है 1 है, तो P1 के रिस्पेक्ट में। अब आगे क्या लगेगा, P1 बाई x1, ठीक है ना। अब हम लोग पहले तो वैल्यू निकालते हैं किसका, dx1 बाई dp1 का वैल्यू निकालते हैं। बताइए क्या होगा वैल्यू, d बाई dp1 ऑफ x1।
x1 का वैल्यू हम लोगों को दिया गया है p1 का पावर -a11 इंटू e का पावर a12 p2 प्लस a1। अब देखिए यहाँ पे दो फंक्शन है बेसिकली, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन u, ये हमारा सेकेंड फंक्शन v। हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। पहले फंक्शन को लिखेंगे p1 का पावर -a11 हमने लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ किसका, e का पावर जो बच गया ये बच गया तो a का पावर 12 p2 प्लस a1, इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, p1 के रिस्पेक्ट में, प्लस ध्यान से देखना है यहाँ पे हमने इसका डिफरेंशिएशन किया तो अब इसको हम लोग लिखेंगे e का पावर a12 p2 प्लस a1, हमने इसको लिखा है इनटू d बाय dp1 ऑफ किसका बताइए। अब क्या बच रहा है, पहला टर्म p1 का पावर -a11, क्लियर है या नहीं। हमने u इंटू v के फॉर्म में तोड़ा है और आपको कुछ बेसिक आना चाहिए, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन कैसा होता है, तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो वहां पे हम लोग थोड़ा सा इसका भी डिस्कशन फिर से करेंगे। अब देखिए आप ध्यान से इसको सॉल्व करिए, अब क्या होगा, p1 का पावर -a11 इंटू e का पावर एनीथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होता है सोचिए आप, e का पावर जो भी है वो बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन में, तो e का पावर क्या है ध्यान से देखिए आप, a12 हमने लिखा p2 प्लस a1, तो e का पावर जो भी था हमने वो लिखा। लेकिन जब भी आप e का पावर एनीथिंग का डिफरेंशिएशन करते हो तो आपको फिर से डिफरेंशिएशन करना होता है पावर का, तो ये क्या होगा d बाई dp1 ऑफ e a12 p2 प्लस सॉरी फिर से डिफरेंशिएशन होगा किसका, a12 p2 प्लस a1 प्लस देखिए इस साइड क्या होगा e a12 p2 प्लस a1 इनटू, आप ध्यान से देखो d बाई dp1 ऑफ p1 का पावर -a11, बेसिकली -a11 जो है वो क्या है, एक कांस्टेंट है, क्लियर है ना। और p1 का पावर एनीथिंग, p1 नीचे में है तो हमने पढ़ा है कि x का पावर कुछ भी रहे उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर बाहर आता है और पावर में एक माइनस होता है। यहाँ पे पावर का काम कौन कर रहा है देखो तो -a11 कर रहा है, तो पावर बाहर आया और पावर क्या हुआ, पावर में एक कम गया तो क्या हो जाएगा -a11 -1, क्लियर है या नहीं। अब आप देखो सॉल्व करो इसको, क्या आता है वैल्यू, p1 का पावर -a11 इंटू e का पावर a12 p2 प्लस a1 इंटू, इसको आप डिफरेंशिएट करिए d बाय dp1 ऑफ पहला टर्म जो कि हमारा क्या है a12 p2 प्लस d बाय dp1 ऑफ दूसरा टर्म जो कि हमारा क्या है a1 प्लस, इसको बंद करेंगे ब्रैकेट को, बीच में प्लस, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे हो सकता है ना दिखे तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, तो ये वाला टर्म हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, प्लस देने के बाद नीचे में देखिए क्या हो जाएगा, प्लस e का पावर a12 p2 प्लस a1 इंटू माइनस a11 इंटू p1 का पावर -a11 -1, ठीक है ना। अब देखिए ये जो टर्म है हमारा पूरे का पूरा कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, देखिए a12 तो कांस्टेंट है, कोई डाउट ही नहीं है हमारे को, बट यहाँ पे p1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और यहाँ पे p2 है और हमें क्या पता है अगर p1 नहीं है तो जो भी है p2 रहे कुछ भी रहे वो कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हुआ पूरे टर्म कहीं ना कहीं हमारा कांस्टेंट है, तो इसके डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या आ जाएगा 0। आप इसी तरह देखो यहाँ p1 है, क्या p1 नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, a1 है दैट इज कांस्टेंट और कांस्टेंट का फिर से 0, 0 प्लस 0 क्या होगा 0 हो जाएगा और 0 इंटू देखिए मल्टीप्लाई में आएगा पहले टर्म के साथ, पहले टर्म में जो भी है इंटू 0, तो पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा सोचो आप, पूरा का पूरा पहला टर्म मेरा 0, क्यों समझ पा रहे हैं यानी
A12 कांस्टेंट बाहर आया, P2 P1 के रिस्पेक्ट में वो भी कांस्टेंट, तो 0। इसी तरह ये भी 0, 0 प्लस 0 पूरे टर्म 0, 0 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे सारा टर्म हमारा 0 हो गया। लेकिन ये वाला पार्ट तो बचेगा ना, देखिए ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, तो मॉडिफाई हो जाएगा, माइनस यहाँ पे और प्लस आगे है, माइनस इंटू प्लस माइनस लग जाएगा, A11 इंटू e का पावर A12 P2 प्लस A1 इंटू P1 का पावर माइनस A11 माइनस 1। देखिए क्या आएगा, माइनस A11 इंटू e का पावर A12 P2 प्लस A1 इंटू P1 का पावर माइनस A11 माइनस 1। लेकिन क्या हमें जो प्रूफ करने बोला जा रहा था, हमने प्रूफ किया है? अभी तक नहीं किया है। हमें डायरेक्ट पार्शियल इलास्टिसिटी और क्रॉस पार्शियल इलास्टिसिटी निकालने के लिए बोला जा रहा था, लेकिन हमने उसको अभी तक नहीं निकाला है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग डायरेक्ट पार्शियल इलास्टिसिटी का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला में जस्ट वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। तो देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा E11 का, P1 बाय x1 इंटू dx1 बाई dp1 का वैल्यू कितना है, देखिए माइनस A11 e का पावर A12 P2 प्लस A1 इंटू P1 का पावर माइनस A11 माइनस 1। देखिए मैंने आपको हमेशा बताया कि आप p या x में किसका वैल्यू पुट करेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि सर जिसका वैल्यू दिया रहे, यहाँ पे p का वैल्यू दिया हुआ है या x का वैल्यू दिया हुआ है, x का दिया हुआ है, और x1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखिए तो आप जो भी वैल्यू दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, p1 डिवाइडेड बाय p1 का पावर माइनस A11 इंटू e का पावर A12 P2 प्लस A1 मल्टीप्लाइड बाय क्या आपका देखिए तो माइनस A11 इंटू e का पावर A12 P2 प्लस A1 इंटू P1 का पावर माइनस A11 माइनस 1। क्लियर है ना। अब आप देखो P1 का पावर यहाँ पे 1 है और बेसिकली P1 सेम बेस है या नहीं, बताइए सेम बेस है हमारा। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा सेम बेस हो तो हम क्या करते हैं, पावर को ऐड करते हैं। यहाँ का पावर क्या है, देखो आप 1 है, तो यहाँ का पावर 1, यहाँ का पावर, तो नेट पावर क्या होगा, देखिए तो P1 का पावर 1 प्लस माइनस A11 माइनस 1 इंटू माइनस A11 इंटू e का पावर A12 P2 प्लस A1 होल डिवाइडेड बाय क्या है, देखिए तो नीचे में P1 का पावर माइनस A11 इंटू e का पावर A12 P2 प्लस A1। क्लियर है ना। आप इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या होता है, P1 का पावर 1 माइनस 1 दोनों बाहर आएगा तो माइनस A1 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा माइनस A11। क्लियर है या नहीं। आप इसको ब्रैकेट से बाहर करेंगे, ये क्या हो जाएगा माइनस A11 और माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा P1 का पावर माइनस A11 इंटू माइनस A11 इंटू e का पावर A12 P2 प्लस A1 होल डिवाइडेड बाय P1 का पावर माइनस A11 इंटू e का पावर A12 P2 प्लस A1। आप देखो इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस A11 इंटू P1 का पावर माइनस A11 इंटू e का पावर A12 P2 प्लस A1
होल डिवाइडेड बाय e का पावर a12 p2 प्लस a1। अब आप ध्यान से देखो, क्या ये हमारा पूरा पार्ट कैंसिल होगा या नहीं? नीचे में भी सेम चीज है, ऊपर में भी सेम चीज है। यहाँ पे हम एक चीज बोल रहे हैं p1 का पावर माइनस a1। तो देखिए ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? e11 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a11। इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखो आप, ये हमारा कांस्टेंट है। क्लियर है या नहीं? ये a11 हमारा कांस्टेंट है। अब आप देखो, क्या यहाँ पे p1 या p2 है? नहीं है। और हमें क्या प्रूफ करने बोला जा रहा था कि डायरेक्ट पार्शियल इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आर इंडिपेंडेंट ऑफ प्राइसेस। ठीक है ना? तो देखिए यहाँ पे प्राइसेस नहीं है, इसका मतलब क्या है कि डायरेक्ट पार्शियल इलास्टिसिटी जो डिमांड का है वो मेरा क्या है? इंडिपेंडेंट है। किससे है? प्राइस से है। इसी तरह आप निकालेंगे, वहां पे प्रोबेबली आपको आ जाएगा A22। ठीक है ना? आप अगर E22 का वैल्यू निकालोगे तो वहां पे माइनस A22 आ जाएगा। उसका मतलब क्या है कि वो भी इंडिपेंडेंट है प्राइसेस से। कुछ भी आए वहां पे P1 P2 नहीं आना चाहिए, A का टर्म आना चाहिए। क्लियर है ना? तो देखिए अब हम इस बेसिस पे क्या कह सकते हैं? इस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि डायरेक्ट पार्शियल इलास्टिसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ what? Independent of prices। ठीक है ना? आप अब चाहो तो खुद से आप क्या कर सकते हो? E22 का वैल्यू निकाल के देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि क्या वो प्राइसेस पे डिपेंड करता है या नहीं करता है। इसी तरह से हम लोग दूसरे का वैल्यू निकालेंगे। देखिए अब क्रॉस पार्शियल इलास्टिसिटी का हम लोग वैल्यू निकालते हैं किसी भी एक का। क्रॉस पार्शियल इलास्टिसिटी का वैल्यू निकालेंगे तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए क्रॉस पार्शियल इलास्टिसिटी दो होता है। क्या क्या होता है बताइए? E12 और E21। ठीक है ना? कैसे निकालते हैं दोनों का बताइए? E12 या E21। अभी हम लोग लेके चलते हैं कि E21 का वैल्यू निकालना है और हमें प्रूफ करना है जो कि क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या होता है बताइए? पहले 2 है मतलब x2, मतलब x2 को डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में? बाद में क्या है देखिए तो 1 है तो P1 के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ P1 है, ऊपर में P1 आ जाएगा और नीचे में x2 आ जाएगा। क्लियर है ना? अब सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? वैल्यू निकालते हैं किसका? dx2 बाई dp1 का वैल्यू निकालते हैं। क्या हो जाएगा देखिए, d बाई dp1 ऑफ x2 का वैल्यू कितना है? p1 का पावर माइनस a11 इंटू e का पावर a12 p2 प्लस a1। ठीक है ना? फिर से यहाँ पे दो टर्म। पहला टर्म क्या है देखिए, p1 का पावर माइनस a11। दूसरा टर्म क्या है? e का पावर a12 p2 प्लस 1 प्लस a1। अब इसको सॉल्व करिए। अब क्या होता है बताइए? पावर बाहर आता है इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ क्या? जो दूसरा पार्ट है देखिए e a12 p2 प्लस a1, फिर प्लस का साइन। अब इसको लिखेंगे मल्टीप्लाई में और दूसरा पार्ट का डिफरेंशिएशन d बाई dp1 ऑफ क्या देखिए तो p1 का पावर माइनस a1। ठीक है ना? अब इसको आप सॉल्व करेंगे आराम से। फिर से उसी तरीके से देखिए, इसको हम लोग क्या लिखेंगे? p1 का पावर माइनस a11 इंटू e का पावर एनीथिंग रहे, क्या होगा बताइए? जो भी e का पावर है a12 p2 प्लस a1, लेकिन पावर का फिर से डिफरेंशिएशन। e का पावर एनीथिंग का क्या वैल्यू होगा?
जो भी e का वैल्यू पावर है वो इनटू पावर का फिर से डिफरेंशिएशन। देखिए क्या हो जाएगा बताइए, d बाई dp1 ऑफ a12p2 प्लस a1 प्लस का साइन a12p2 प्लस a1 इनटू, अब देखिए P1 के रिस्पेक्ट में a का पावर -11 क्या हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे -a11 बाहर आ जाएगा इनटू P1 का पावर -a11 -1। क्लियर है या नहीं? थोड़ा सा हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, देखिए आप ये यहाँ पे हम लोग x2 के बदले x1 को डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, ठीक है ना, तो परेशानी है। देखिए x2 का वैल्यू क्या है, थोड़ा सा हम लोग करेक्शन करते हैं इन चीजों को। देखिए ठीक है, क्या है यहाँ पे है d बाई dp1 ऑफ x2 का वैल्यू देखिए ये है, हमने गलत लिख दिया था वहां पे वैल्यू, ये हमारा वैल्यू है a का पावर 21 p1 प्लस a2। अब देखिए फिर से वही बात, दो चीज है और इनटू में है, तो कैसे होगा डिफरेंशिएशन बताइए। पहले चीज को हमने बाहर लिखा p2 का पावर -a22 हमने बाहर लिखा, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या बच गया देखिए तो e वाला पोर्शन, e का पावर a21 p1 प्लस a2, फिर बीच में प्लस का साइन, अब हमने इसको इनटू में लिखा, तो अब डिफरेंशिएशन में क्या आएगा बताइए। पहला पार्ट में क्या है, p2 का पावर -a22, क्लियर है ना। अब आप इसको सॉल्व करो, देखो क्या होता है, p2 का पावर -a22 इनटू e का पावर एनीथिंग का डिफरेंशिएशन क्या होगा सोचिए, e का पावर जो भी है क्या है, a का पावर 21 p1 प्लस a2, और जो भी पावर है उसका फिर से डिफरेंशिएशन, तो देखिए किसका डिफरेंशिएशन, a21 p1 प्लस a2 का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस का साइन e a21 p1 प्लस a2 इनटू, आप देखो ध्यान से, यहाँ पे P1 है बट हमारा जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है वहां पे क्या कहीं भी P1 आपको नजर आ रहा है, नहीं। इसका मतलब क्या हुआ ना कि ये पूरा टर्म कहीं ना कहीं हमारा क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। अब इसका मतलब क्या है बताइए, dx2 by dp1 का वैल्यू क्या आएगा, p2 का पावर -a22 इंटू e का पावर a21 p1 प्लस a2 इंटू, आप देखो ध्यान से यहाँ पे दो टर्म है तो दोनों टर्म का इंडिविजुअली डिफरेंशिएशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये, d बाई dp1 ऑफ a21 p1 प्लस d बाई dp1 ऑफ a2, ठीक है ना, ब्रैकेट 1 प्लस इस पूरे टर्म का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप लिखें या ना लिखें। आप इसको सॉल्व करें, देखिए क्या होता है, p2 का पावर -a22 इंटू e का पावर a21 p1 प्लस a2 इंटू, आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, देखिए क्या होता है, यहाँ पे a21 हमारा कांस्टेंट है तो a21 बाहर आ जाएगा, p1 का p1 के रिस्पेक्ट में क्या होगा 1 प्लस, ध्यान से देखिए आप यहाँ पे क्या है a2 है, a2 हमारा क्या है कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, क्लियर है ना। अब इसको आप सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है, p2 का पावर -a22 इंटू e का पावर a21 p1 प्लस a2 इंटू a21, तो ये हमारा वैल्यू आ गया, किसका वैल्यू आया बताइए, dx2 by dp1 का वैल्यू आया।
बट अभी भी जो क्वेश्चन में हमको बोला जा रहा था, किसके बारे में बोला जा रहा था? क्रॉस पार्शियल इलास्टिसिटी के बारे में जो बोला जा रहा था, तो हमने वो अभी भी नहीं निकाला। तो अब क्या करेंगे, हम पहले उसको निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखिए फॉर्मूला में पुट करते हैं यहाँ पे, देखिए क्या होगा ये, इसको हम लोग क्या लिखेंगे बताइए। हमने वैल्यू को भी मिटा दिया, कोई नहीं, जल्दी से इसका देखते हैं। इसका वैल्यू होगा P1 बाई x2 का वैल्यू कितना है, P2 का पावर -a22 इंटू e का पावर a21 P1 प्लस a2 इंटू dx2 बाई dt1 का वैल्यू क्या था, थोड़ा सा हम लोग निकालते हैं, देखिए क्या आएगा। P2 का पावर -a22 रहेगा इंटू e का पावर a21 P1 प्लस a2 इंटू a21, तो यही इसका वैल्यू रहेगा, ठीक है ना। तो हमने निकाल लिया, मैंने मिटा दिया था गलती से, बट हम लोग देखिए यही इसका वैल्यू आया था। इसका वैल्यू आया था dx2 बाई dt1 का वैल्यू, ये हम लोगों को आया था। आप इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करो, देखो क्या होता है। तो सबसे पहले तो आप देखोगे, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, P1 डिवाइडेड बाय P2 का पावर -a22 इंटू e का पावर 21 P1 प्लस a2 डिवाइडेड बाय P2 का पावर -a22 इंटू e का पावर a21 P1 प्लस a2 इंटू a21, ठीक है ना। आप देखो इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, P2 का पावर -a22 P2 का पावर -a22 कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या बच जा रहा है यहाँ पे, तो P1 इंटू a21। अब आप ध्यान से देखो, यहाँ पे प्राइसेस आ गए हैं, और आपको जब आप क्वेश्चन को निकाल रहे थे तो आपको क्या बोला जा रहा था कि प्राइसेस नहीं आने चाहिए, किसमें, प्राइसेस नहीं आने चाहिए आपके डायरेक्ट पार्शियल इलास्टिसिटी में, मतलब E11 और E12 में नहीं आना चाहिए। अगर E11 और E22 में नहीं आना चाहिए, बट अगर E12 और E21 में आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो पहला बात तो क्लियर है, प्राइसेस यहाँ पे आ रहा है, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा बात आपको क्या प्रूव करने बोला जा रहा था कि क्रॉस पार्शियल इलास्टिसिटी आर डिटरमाइंड बाय किससे कांस्टेंट, कौन कौन सा, A12 और A21। तो देखिए क्या यहाँ पे A21 है या नहीं, तो है ऑब्वियसली, तो ये डिटरमाइन कर रहा है। अब A12 किस पे डिपेंड करेगा, तो आप जब निकालेंगे ना E12 आप जब निकालोगे ना, तो वहां पे वैल्यू आएगा P2 इंटू A12, तो वहां पे आपका A12 पे डिपेंड करेगा, तो आप वहां पे वैल्यू भी निकाल सकते हो, आप इस वैल्यू को भी निकाल सकते हो और देख सकते हो कि वहां पे जो हमारा क्रॉस पार्शियल इलास्टिसिटी है वो A12 पे डिपेंड कर रहा है या नहीं। तो हमने दोनों क्वेश्चन जो प्रूव करने बोला जा रहा था, पहला तो क्या बोला जा रहा था कि डायरेक्ट पार्शियल इलास्टिसिटी में प्राइस का जो रोल है वो नहीं होना चाहिए, तो हमने देखा वहां पे P1 या P2 नहीं आ रहा। फिर हमने देखा कि जब क्रॉस पार्शियल इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं, अगर हम E21 निकाल रहे हैं तो वो A21 पे डिपेंड कर रहा है, अगर हम E12 निकाल रहे हैं तो वो A12 पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। तो आप इसको खुद से करके देख सकते हैं। मैंने आपको दो, एक डायरेक्ट पार्शियल इलास्टिसिटी, एक क्रॉस पार्शियल इलास्टिसिटी का वैल्यू निकाल के बताया। आप इसी तरीके से दूसरे डायरेक्ट पार्शियल इलास्टिसिटी और दूसरे क्रॉस पार्शियल इलास्टिसिटी का वैल्यू निकाल के चेक कर सकते हो चीजों को, ठीक है ना। अब जल्दी से कुछ और क्वेश्चन, बचे हुए क्वेश्चन हम इस एक्सरसाइज के करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए क्या है क्वेश्चन, देखते हैं।
क्या है, आपको दो डिमांड फंक्शन दिया गया है x1 और x2, ठीक है ना। x1 इज इक्वल टू p1 का पावर -1.3, p2 का पावर 0.5, x2 आपको दिया हुआ है p1 का पावर 0.3, p2 का पावर -0.5। आपको क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनना है क्वेश्चन। आपको बोला जा रहा है इफ x1 एंड p1 आर डिमांड एंड प्राइस ऑफ t, मतलब जो x1 है और इसका प्राइस, x1 का प्राइस p1 होगा, तो ये क्या है, x1 है डिमांड ऑफ t और p1 क्या है हमारा प्राइस ऑफ t, डिमांड एंड प्राइस ऑफ t। इसी तरीके से देखिए आपको दूसरा डाटा क्या दिया गया है कि इफ x2 एंड p2 आर डिमांड एंड प्राइस ऑफ कॉफी, ठीक है ना। आपसे पूछा जा रहा है सो दैट टू कमोडिटीज आर कॉम्पिटिटिव, आपसे क्या बोला जा रहा है कि आप ये दिखाओ कि ये दोनों कमोडिटी जो है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, कॉम्पिटिटिव गुड्स हैं। कैसे निकालेंगे बताओ आप। मैंने आपको क्या बोला था कि x1 x2 का डिफरेंशिएशन का वैल्यू निकालो, किसके रिस्पेक्ट में, किसी के भी रिस्पेक्ट में निकाल दो, या तो आप p1 के रिस्पेक्ट में निकालो या तो आप p2 के रिस्पेक्ट में निकालो, लेकिन आप जिस भी रिस्पेक्ट में एक को कर रहे हो ना उसी के रिस्पेक्ट में दूसरे को भी डिफरेंशिएट कर रहे हैं। मतलब समझिए, अगर हम लोग dx1 by dp1 निकाल रहे हैं ना, तो हम लोग p1 के ही रिस्पेक्ट में फिर क्या निकालेंगे, dx2 by dp1। इसका मतलब क्या होता है, इसको आप समझो। इसका मतलब होता है कि x1 में डिमांड का क्या कमी आया, x1 के डिमांड में क्या कमी आया या क्या डिमांड में चेंज आया ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ p1। तो हमने देखा कि भाई साहब बढ़ रहा है। अब इसी प्राइस पे हम क्या देखना चाहते हैं कि x2 का नेचर क्या हो रहा है। तो अगर x2 का नेचर बढ़ रहा है तो दोनों बढ़ रहा है, मतलब क्या है, कंप्लीमेंट्री गुड्स है। बट यहाँ पे हमें प्रूफ करना है सब्स्टिट्यूट गुड्स है। तो किसी एक का वैल्यू क्या होना चाहिए, डिमांड बढ़ना चाहिए, किस कारण से, p1 में चेंज आने के कारण से, और वही किसी दूसरे का डिमांड घटना चाहिए, किस कारण से, किसी दूसरे के मतलब p1 के प्राइस में चेंज आने के कारण से। तो आप दोनों डिमांड को एनालाइज करोगे कब, जब एक प्राइस पे क्या दोनों का रिलेशन हो रहा है। अगर एक प्राइस में चेंज आने के कारण, सेम प्राइस में, क्या तो चाय के प्राइस में चेंज आ गया या तो कॉफी में, यहाँ पे अगर हम p1 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो हम क्या मान रहे हैं कि चाय के प्राइस में चेंज आया है। तो चाय के प्राइस में चेंज आने के कारण चाय का डिमांड क्या हुआ, उसी तरह से हम निकालेंगे चाय के प्राइस में चेंज आने के कारण कॉफी का डिमांड क्या हो रहा है, ठीक है ना। वहां अभी कॉफी का प्राइस सेम है बट डिमांड में चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि चाय के प्राइस में चेंज आया है। क्लियर है। तो देखिए क्या होगा बताइए आप, इसको हम क्या लिखेंगे, d by dp1 ऑफ x1 का वैल्यू क्या है हमारा, p1 का पावर -1.3 इंटू p2 का पावर 0.5। देखिए क्या होगा, नीचे में p1 है मतलब p2 वाला पार्ट हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हमने बाहर लिया, p2 का पावर 0.5, क्या बच गया, d by dp1 ऑफ p1 का पावर -1.3। इसका वैल्यू निकाले, देखिए क्या होता है, p2 का पावर 0.5 इंटू p1 का पावर एनीथिंग, क्या होगा, पावर हमारा बाहर आएगा, इंटू p1 का पावर -1.3 -1, पावर में एक कम हो जाएगा। तो देखिए वैल्यू हमारा फाइनल क्या आएगा, p2 का पावर 0.5 -1.3 इंटू p1 का पावर -2.3।
आप इसी को अरेंज करके लिखना चाहो तो देखो फाइनल वैल्यू हमारा क्या जा रहा है, -1.3 इंटू P2 का पावर 0.5 इंटू P1 का पावर -2.3। तो हम बेसिकली क्या बोल सकते हैं कि dx1 by dp1 क्या हो जा रहा है, इसका वैल्यू निगेटिव है, मतलब प्राइस में जो चेंज आया है ना उसके कारण से डिमांड क्या है, घट जा रहा है। अब निकालते हैं हम लोग कि x2 में कैसा चेंज आ रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे बताइए, d by dp1 ऑफ x2 का वैल्यू देखिए क्या है हमारा, p1 का पावर 0.3 इंटू p2 का पावर -0.5, ठीक है ना। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, P1 है मतलब P1 वाला वेरिएबल, तो दूसरा पार्ट कांस्टेंट है, P2 वाला कांस्टेंट है, बाहर लेते हैं इसको डिफरेंशिएशन से, P2 का पावर -0.5 बाहर लेते हैं, क्या बच जा रहा है देखिए तो d by dp1 ऑफ P1 का पावर 0.3 क्या होगा बताइए तो, P2 का पावर -0.5 इंटू पावर बाहर आएगा 0.3 इंटू P2 का पावर 0.3 -1 क्या हो जाएगा देखिए, P2 का पावर -0.5 इंटू 0.3 इंटू P2 का पावर -0.7, इसका वैल्यू क्या आएगा देखिए तो आप 0.3 को हम बाहर लेते हैं, P2 का पावर -0.5 इंटू P2 का पावर -0.5 और P2 का पावर यहाँ पे P1 का पावर होगा, सॉरी इसको सही करेंगे आप, P1 का पावर -0.7, ठीक है ना। आप देखो क्या यहाँ पे निगेटिव लगा हुआ है क्या, अगर यहाँ पे पूरे में माइनस नहीं लगा हुआ है ना, P1 का पावर कुछ भी रहे, P2 का पावर कुछ भी रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको देखना वैल्यू के आगे निगेटिव लगा हुआ है या नहीं, यहाँ पे वैल्यू के आगे निगेटिव लगा हुआ था, इसके इस बेसिस पे हमने क्या बोला कि dx1 by dp1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। बट आप यहाँ पे देखो dx2 by dp1 का वैल्यू क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि चाय के प्राइस में चेंज आने के कारण चाय का डिमांड जो है वो घट गया है, बट चाय के प्राइस में चेंज आने के कारण कॉफी का, क्योंकि x2 क्या था हमारा, कॉफी था, तो कॉफी का डिमांड बढ़ गया है। तो अगर एक निगेटिव और एक पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब दोनों में कहीं ना कहीं टक्कर का दुश्मनी है। इसका मतलब दोनों क्या है बताइए, दोनों है हमारा सब्स्टिट्यूट रूट्स। क्लियर है या नहीं, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा चीजें आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये कह सकते हैं कि हमने एक्सरसाइज 8.2 को कंप्लीट किया, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए 6 का बी सी, उसको आप बनाएं। अगर आपसे नहीं बनता है देन आप उन क्वेश्चंस को पूछेंगे। ये आपका कहीं ना कहीं रेंट वर्क के रूप में रहा, आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि पार्शियल इलास्टिसिटी का दूसरा एप्लीकेशन क्या है। देखिए पार्शियल इलास्टिसिटी से रिलेटेड हमने दो चीज पढ़ी है। पहला पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकाला जाता है, पार्शियल डेरिवेटिव बोलने का मतलब क्या, fx, fy, fxx, fyy, fxy, fyx। तो हमने पहली चीज तो ये पढ़ी। दूसरा हमने क्या पढ़ा, नेचर ऑफ डिमांड एनालिसिस। उसके अंदर हमने पढ़ा कि नेचर ऑफ कमोडिटी कैसा होता है, पार्शियल इलास्टिसिटी कैसे निकालते हैं, वो हमने पढ़ा। अब एक कंसेप्ट आता है ना यूटिलिटी का, तो उसको भी हो सकता है हम लोग बस 1 से 2 क्वेश्चन है, उस पर ज्यादा क्वेश्चन नहीं, तो हो सकता है नेक्स्ट क्लास में हम लोग उन क्वेश्चंस को करें, या फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्शन थ्योरी को स्टार्ट करेंगे और उसमें उन क्वेश्चंस को ले लें, मतलब लास्ट में उन क्वेश्चंस को ले लेंगे जो डिमांड, जहाँ पे MUX मार्जिनल यूटिलिटी x निकालना रहे, MUY निकालना रहे, तो 1-2 क्वेश्चन है ही, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं।
तो हो सकता है उन क्वेश्चंस को ले लें। लेकिन गेम चेंजर जो इन पूरे थ्योरी में होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन में होगा, वो प्रोडक्शन का है, ठीक है ना। उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो थोड़ा सा दिमाग में आपको आप बोलो कि 2-4 बार आपको कम से कम बनाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा चीज़ों को बनाने के लिए, एग्जाम में सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लास समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट, सेशन या फिर कुछ भी आपको पूछना रहे देन आप पूछ सकते हो। क्लियर है ना। चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। देखिए थोड़ा सा बाय मिस्टेक क्या हुआ ना,